नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये क्लास है कंप्यूटर नॉलेज की। अगर कंप्यूटर नॉलेज आपके लिए एक समस्या बनता है तो ये क्लास आपके लिए सॉल्यूशन हो सकता है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अब आने वाले जितने भी एसएससी एग्जाम है या अभी जितने भी एसएससी एग्जाम चल रहे हैं, सब में हमारा कंप्यूटर नॉलेज एक विषय बनता जा रहा है। अब चूंकि कंप्यूटर नॉलेज एक विषय बनता जा रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी देना है। तो एसएससी अड्डा आपके लिए एक डेडिकेटेड यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कर रही है। किसके लिए? तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला जो पार्ट है वो आपके लिए खास होगा। क्यों? आने वाले समय में जितने भी एसएससी के एग्जाम होंगे, जैसे सीएचएसएल की बात करें या हमारा एमटीएस की बात करें या अभी जो सीजीएल हमारा चल रहा है, तो इन सारे एग्जाम में आपको पूछा जाता है क्या? तो आपको कंप्यूटर नॉलेज के सवाल हैं वो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे और यहाँ बेहतरीन चर्चा होगी यहाँ पे, और एक डेप्थ डिस्कशन करेंगे आज के समय में। लेकिन आज के सेशन में करवाने वाले क्या है, तो जैसे कि मैं बता दूं कि सीजीएल टियर 2 हमारे आंखों के सामने है, दिख रहा है। कभी भी रिजल्ट आएगा, एग्जाम हो जाएगा, तो उसी के लिए रोजाना यहाँ मैं करवा रहा हूँ लाइव टेस्ट। यानी कुछ सवाल मैं आपको दूंगा और उन सवालों का जवाब है जो आपको ढूंढना है। आप अपनी पिटारे में जाके देखना कि आपको उसके कितने सवाल के जवाब आते हैं। अगर नहीं आते तो हम तो हैं, हम उस सवालों का जवाब देंगे। लेकिन इससे आपकी तैयारी को एक नया गियरअप मिलेगा, एक नया कह सकते हैं कि नया एक रास्ता मिलेगा, एक नई मंजिल मिलेगी, और इस तरह करके हम एक नए दिशा की ओर बढ़ेंगे जब ऐसे सवालों का हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते हैं और सवालों को यहाँ पे हल करने की कोशिश करते हैं। तो सारे बच्चे बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पे वेरी गुड इवनिंग अंकित, वेरी गुड इवनिंग आकाश, वेरी गुड नमस्कार बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, और क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट ब्राउजर? इनमें से कौन सा है जो एक इंटरनेट ब्राउजर की कैटेगरी में आता है? विंडोज एक्सप्लोरर, www.google.com, या इंटरनेट एक्सप्लोरर, या टास्क बार? क्या होगा राइट आंसर? ये सवाल का जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा है जो एक इंटरनेट ब्राउजर की कैटेगरी में आएगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, तो राइट आंसर हमारा होगा विंडो एक्सप्लोरर, www.google.com, या इंटरनेट एक्सप्लोरर, या टास्क बार। तो राइट आंसर हमारा क्या है बच्चों? अगर इस क्वेश्चन का सही उत्तर की ओर बढ़े तो हमारा होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होगा? तो इसका एक तरह से ब्राउजर होगा। ठीक है, ब्राउजर कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारा क्रोम होता है, जैसे कि हमारा क्रोम होता है, जैसे कि हमारा एज होता है, उसी तरह हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। आपसे एग्जाम में कभी कभी ये भी सवाल पूछता है कि आप ये मुझे बताइए कि आपका जो विंडोज 10 है उसमें डिफॉल्ट ब्राउजर कौन है? तो याद रखिएगा, विंडोज 10 में डिफॉल्ट ब्राउजर हमारा एज होता है। ये एग्जाम में आपका पूछेगा। और निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये एक ब्राउजर है। ये हमारा नहीं होगा, ये तो एक वेबसाइट है, और ये भी हमारा नहीं होगा। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द राइट आंसर। सही है। सी क्यों? क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर है। आप याद रखना कि विंडोज आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें डिफॉल्ट ब्राउजर जो होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर है। चूंकि अभी के समय में आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि विंडोज 10 वगैरह ही होगा। तो विंडोज 10 वगैरह में ये है कि उसमें, हाँ, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, विंडोज 10 में ये आपका हो रहा है। चीजें याद रखिएगा कि सॉरी, विंडोज 10 में हमारे पास ये देखने को मिलता है कि डिफॉल्ट ब्राउजर है वो एज है। लेकिन इससे पहले विंडोज 7 और ऑल सारी चीजें जो हैं उसमें क्या था? तो याद रखिएगा, उसमें हमारा जो विंडोज 7 वगैरह है उसमें क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से ही ब्राउजर हुआ करता था। तो अब है आपको जवाब मिल गया कि सी क्यों होगा, ये जवाब मिल गया होगा। अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं। द सिस्टम इज, व्हाट इज सिस्टम हैंग? हम लोग बार बार कहते हैं कि सिस्टम हैंग कर गया। तो हैंग करने का मतलब क्या होता है? आप हैंग करने का मतलब क्या समझते हैं? इन सारे सवालों में एक ऑप्शन होगा जिसको हैंग करना समझते हो ना, कि भाई मेरा सिस्टम हैंग कर गया। तो क्या होगा हैंग करना, वो देखते हैं। चलिए, तो राइट आंसर की अगर बात करें तो नहीं, सिस्टम हैंग तब करता है। हैंग करने का मतलब क्या बोले? अगर अभी मेरा लैपटॉप, ये जो मॉनिटर है, ये हैंग करेगा, दैट मीन कुछ काम करना बंद कर दे। यानी कि मेरा कीबोर्ड नहीं काम करे, मेरा मॉनिटर नहीं काम करे, मेरा किसी तरह कोई फंक्शनिंग काम नहीं कर रहा है,
तब हम लोग कहते हैं कि हैंग कर गया। हैंग करने का मतलब ये थोड़ी ना वायरस आ गया आपके कंप्यूटर में। आमतौर पे हर रूप में किसी ना किसी रूप में वायरस है तो आपका सिस्टम रुक जाता है। कि आप लोग कब बोलते हैं कि मेरा सिस्टम हैंग कर गया? आप अपने मोबाइल या लैपटॉप को तब हैंग करना बोलते हैं जब वो काम करना बंद कर देता है। यानी कि कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस सब चीज है, रिस्पॉन्स करना अगर बंद कर दे तो हम कहते हैं कि सिस्टम हैंग कर गया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? द सिस्टम इज अनरिस्पॉन्सिव टू कीबोर्ड इनपुट। यानी कि इनमें से जो सारा ऑप्शन है वायरस ही कह देंगे कि हैंग कर जाएगा, ये गलत होगा। ये वाला पार्ट यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। यानी कि अगर मेरा रिस्पॉन्स, कंप्यूटर रिस्पॉन्स करना कम कर दे तो वो मेरा, हम लोग कहते हैं कि हैंग करना हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इन बातों को समझिएगा। हम लोग बार बार कहते हैं हैंग करना, लेकिन होता कुछ है और हम लोग बोलते कुछ और है। ठीक है, दिखता कुछ और कहते कुछ और है। तो इन सारी चीजों को याद रखिएगा। हैंग करने का मतलब होता है कि आपका कंप्यूटर या मोबाइल रिस्पॉन्स करना बंद कर चुका है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे होता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सब आपके पास है ये पीडीएफ। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा ये मुझे बताइए। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा ये मुझे बताइए। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सबको इस्तेमाल करते हैं। आप बार बार हमसे डिमांड भी करते हैं कि सर मुझे पीडीएफ दीजिए। तो बच्चों पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है ये मुझे बताइए। ठीक है, पॉइंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंट डॉक्यूमेंट या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, क्या होता है पीडीएफ का फुल फॉर्म? तो दोस्तों याद रखिएगा पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ये पीडीएफ का फुल फॉर्म होगा। ये पीडीएफ का फुल फॉर्म होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है जो पीडीएफ का फुल फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला सवाल है क्या, देखते हैं। देखिए चलिए, एमएस एक्सेल पे आप काम कर रहे हैं, एमएस एक्सेल पे आप काम करते हैं और वी यूज टूल टू कॉपी ए फॉर्मेट फ्रॉम वन। अगर किसी फॉर्मेट को एक जगह से दूसरे जगह कॉपी करते हैं, अगर किसी फॉर्मेट को एक जगह से दूसरे जगह कॉपी करते हैं तो वो क्या कहा जाता है? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर किसी फॉर्मेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो वो हम लोग कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर हम लोग कहते हैं। थोड़ा सा हम दिखा भी देते हैं, एक सेकेंड मैं आपको दिखा दूं। एक्सेल वर्ड में होगा तो वर्ड में ही दिखा दूंगा। ठीक है, एक सेकंड में दिखा देता हूं। जो सामने ये वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, सब में होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ना फॉर्मेट पेंटर, एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्मेट पेंटर है, दिख रहा है आपको? एक सेकंड, ये देखो, तो इसी के बारे में चर्चा कर रहा है। अगर कोई फॉर्मेट को एक जगह से, यानी फॉर्मेट कहने का मतलब है कि अगर मेरा वर्ड बोल्ड है तो वो बोल्ड ही जाके कॉपी पेस्ट होगा, अगर इटैलिक है तो इटैलिक, इसे ही कहा जाता है फॉर्मेट। तो ये आप देख सकते हो कि फॉर्मेट पेंटर जो ऑप्शन है वो काम करता है हमारा। चलिए, यानी कि फॉर्मेट पेंटर है जो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस करता है। द राइट आंसर विल बी फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा है जो एक इनपुट डिवाइस के फॉर्म में काम करता है? इनमें से कौन सा है जो एक इनपुट डिवाइस के फॉर्म में काम करता है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर या प्लॉटर, इनमें से कौन सा है जो एक इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है? अभी तक का सबसे आसान सवाल। अगर इसका आंसर 100% नहीं आ रहा है दैट मीन्स आप लोग ऐसे दीवार पे जाओ और 2 बार ऐसे सर को मारो। ठीक है, अगर इसका आंसर कोई नहीं बता पा रहा है तो जाके दीवार पे ऐसे 2 बार करना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट, इनमें से कौन सा जो एक इनपुट डिवाइस होगा? ठीक है, वाह, तो मेरे जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे बता रहे हैं कि ए नंबर इनपुट डिवाइस से जाके एक बार दीवार पे जाके सर ऐसे दे देना। ठीक है, क्योंकि आप ना सारी सीमाएं आपने लांघ दी है, यानी आपने जो किया वो पाप नहीं, घनघोर पाप है। ठीक है, आपने जो आंसर दिया वो घनघोर पाप है, ऐसा आपने किया है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इनमें से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है? बेटा स्कैनर है वो मेरा इनपुट डिवाइस है ना, ये तो आउटपुट होता है, ये भी आउटपुट है और ये भी आउटपुट है, तो इनपुट हमारा स्कैनर है। इतना इसके बारे में चर्चा किए फिर भी गलत कर रहे हो भाई, रहने दो। जितना भी बच्चा बता रहा है ना, दीपक, प्रफुल्ल, आप लोग जाके एक बार दीवार में जाके सर 2 बार डाल देना। ठीक है, क्योंकि आप ना सारी सीमाएं आपने लांघ दी है। आपने गलतियों का मतलब एक ऐसा होता है गलती माफ करना और एक गलती होता है जिसमें सजा दी जाती है, तो ये आपकी ऐसी गलती है जिसमें आपको सजा दी जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं अगले सवाल में। ऐसा मत करो यार, इतने आसान आसान सवालों का आंसर मत करो।
आते हैं अगले क्वेश्चन में। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ क्विकली डेटा ट्रेवल अलोंग विथ अ कनेक्शन। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में डेटा कितने स्पीड से जा रहा है, इस चीज को क्या कहते हैं? कंप्यूटर शब्दावली में एक संकेत है कि कनेक्शन के साथ डेटा कितनी जल्दी यात्रा करता है, यानी डेटा किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ये क्या बताता है? बैंड लेंथ बताता है, बैंड विड्थ बताता है, बैंड एरिया बताता है, या बैंड हाइट बताता है? बहुत आसान है। चलिए वेरी गुड। माथा फट गया है तो जाके पट्टी करवा लो, फिर से पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, अगर माथा फट गया है संजय, जाके एक बार पट्टी करवाओ और फिर से पढ़ाई शुरू करो। सजा तो मिलनी चाहिए ना आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बैंडविड्थ इज द राइट आंसर। बिल्कुल आंसर क्या होगा? बैंडविड्थ इज द राइट। अब सवाल ये आएगा सर ये बैंडविड्थ क्या होता है? तो सिंपल सा बात है, हम लोग बोलते हैं कि भाई 4 एमबीपीएस का स्पीड है, 5 एमबीपीएस का स्पीड है, ऐसे शब्दों का हम उपयोग करते हैं। तो ये जो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि इतने स्पीड का है ये, तो समझिएगा वो है क्या? तो वो मेरा बैंडविड्थ है। हम लोग बोलते हैं ना इतना स्पीड दे रहा है, तो वो एक तरह से बैंडविड्थ है कि वो 40 एमबीपीएस का बैंडविड्थ है, उसका 50 एमबीपीएस का बैंडविड्थ है। तो वो बैंडविड्थ कहने का मतलब होता है कि किस स्पीड से डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है। हम लोग कहते हैं 4 एमबीपीएस, 4 मेगाबाइट पर सेकेंड, या 40, 50, 100 ऐसे ही स्पीड का आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक तरह से उसका बैंडविड्थ बताता है। समझ में आ गया? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी रहा है, और अब थोड़ा सा सुधार आया है लोगों में। एक बार दीवार जब सर आपने डाला, उसके बाद आपका आंसर आया, तो ये आपका लिए सही है। सजाएं तो मिलेगी। देखो, मैं सजा दूंगा, मैं डांटूंगा, मारूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन हमारा और आपका एक ही मकसद है कि आपको हम मंजिल तक लेके जाएंगे। मेरा और आपका एक ही मकसद है, मंजिल तक लेके जाना। तो सारी चीजें चलेगी, लेकिन जो गोल है मेरा, वो मेरा नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि रोजाना आप मेरे साथ जुड़िएगा, और जो आपका भी लक्ष्य, उस पर आप काम कीजिएगा, और हमसे यहाँ पे हम प्रश्न बताएंगे, आप उसका सॉल्यूशन कीजिएगा। जो भी आपको टूल्स देंगे सिलेक्शन लाने के लिए, वो आप प्राप्त कीजिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल क्या है वो देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पीछे में मौजूदा पीछे एक भूत है। ठीक है, अभी भी देखो मेरा ये पीपीटी है, तो पीछे कुछ कंटेंट दिख रहा है घोस्ट के रूप में, यानी कि फेडेड रूप में, यानी कि कुछ आंतरिक रूप में, यानी आंशिक रूप में कुछ चीजें जो आपको दिख रहा है, तो वो क्या है? ठीक है, वो मेरा वाटर मार्क है, वो मेरा स्टैंप है, वो मेरा क्या है, ये मुझे बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो दैट इज द आंसर विल बी वाटर मार्क। आंसर मेरा क्या हो गया? वाटर मार्क। वो मेरा वाटर मार्क हो गया, याद रखिएगा वाटर मार्क होता है हमारा। ठीक है, वाटर मार्क हो गया। बिल्कुल, जिन्होंने ए बोला है वो बिल्कुल सही है। आप देखो कि हम जो भी पीपीटी आपको दिख रहा है, पीछे एक दिखा होगा अड्डा 24/7 हमारा ये लिखा हुआ है, तो वो क्या एक तरह से वाटर मार्क है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस इज कॉल्ड। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। चलिए, ये भी एक बहुत अच्छा टर्म है। चलिए, ये क्या होता है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर की ढूंढने की कोशिश करें, तो राइट आंसर हमारा क्या मिल रहा है? तो उसे हम लोग कहते हैं डेटा सिक्योरिटी। वो क्या होगा हमारा? तो वो डेटा सिक्योरिटी होता है, यानी कि अगर हम अपने कंप्यूटर को अनऑथराइज एक्सेस कहने का मतलब होता है कि अगर हम प्रिवेंट कर रहे हैं ताकि कोई और हमारे सिस्टम में एक्सेस ना कर सके, यानी हम फायरवॉल वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक तरह से सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमारे सिस्टम में क्या आएगा? तो सिक्योरिटी होगा। ये डेली होता है सेशन, 4:30 बजे ये रोजाना ये सेशन होता है, जरूर जुड़िएगा। 4:30 बजे रोजाना ये सेशन होता है। तो आंसर विल बी डेटा सिक्योरिटी इज द राइट आंसर। प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस इज कॉल्ड डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, राइट आंसर ये हो गया। अगला देते हैं। द इंडिविजुअल पीसेस दैट मेक्स अप द बिटमैप इमेजेस और ऑफ्टन कॉल्ड पिक्सल, ग्राफिक्स, वेक्टर, सेल, ईटीसी। क्या होगा राइट आंसर? ठीक है,
द इंडिविजुअल पीसेस दैट मेक अ बिटमैप इमेज, यानी कि कोई इमेज का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं। सवाल बड़ा सटीक है। हाँ, एक बच्चे का सवाल है कि सर बी वाला क्यों नहीं होगा। बिल्कुल, देखो क्या लिखा है, प्रोटेक्टिंग लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोटेक्टिंग लिखा हुआ है अनऑथराइज एक्सेस से, ठीक है। तो अनऑथराइज कहने का मतलब है कि हैकिंग से बचा रहा है। तो हैकिंग दैट मींस क्या, सिक्योर कर रहा है। आप बोलोगे कि सर डेटा इंक्रिप्शन क्यों नहीं हो सकता। इंक्रिप्शन का मतलब होता है विराज, मैं आपको बता देता हूं, इंक्रिप्शन का मतलब होता है अगर एक मैसेज को हम लोग कोड कर रहे हैं, अगर कोडिंग इनकोडिंग करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इनक्रिप्ट करना। अगर कोडिंग इनकोडिंग कह रहे हैं तो उसे कहते हैं इनक्रिप्ट करना। ये चीज याद रखिएगा। लेकिन यहां पे क्या पूछा है, तो यहां पे पूछा है कि प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, वो हमारा क्या हो गया, वो मेरा डेटा सिक्योरिटी हो, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन भी लिखा हुआ है और यहाँ अनऑथराइज्ड एक्सेस भी लिखा हुआ है। तो देखो बहुत अच्छा लगा हमें विराज आपका ये सवाल। एग्जाम एक शब्द को पूछने के लिए बहुत तरह के सवाल हो सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन को बहुत तरह तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि ये कवर हो सकता, मतलब क्या हो सकता है, तो चर्चा मेरे साथ जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब चर्चाएं करेंगे तो आपको और भी चीजें खुल के आएगी और आपको यहाँ पे एक अच्छा सा आउटपुट देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा, ऐसे चर्चाएं जरूर मेरे साथ किया कीजिए। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो वो मेरा पिक्सल होता है। वो मेरा पिक्सल हो गया, ठीक है। अगला, अब बाइट इज ए ग्रुप ऑफ, अब बाइट जो है वो किसका ग्रुप होता है, यानी कि एक बाइट बराबर क्या होता है ये पूछा गया। एक बाइट बराबर क्या होता है, ठीक है, एक बाइट बराबर क्या होता है ये पूछा गया। अब 2 बीट होगा, 4 बीट होगा, 8 बीट होगा या 100 बीट, 8 बीट होगा या 16 बीट। तो अगर इस सवाल का आंसर है, सबका गलत है, याद रखिएगा। एक बाइट में मेरा क्या होता है, तो 8 बीट होता है। एक बाइट में हमारा 8 बीट होता है। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 8 बीट इज द राइट आंसर। 8 बीट इज द राइट आंसर। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा कि और क्या होता है, देखिए एक बीट में हमारा होता है 0 या 1, 0 या 1 हमारा एक बीट होता है। एक बाइट में हमारा होता है क्या, तो 8 बीट होता है, ये याद रखिएगा। और एक निबल में हमारा 4 बीट होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो याद रखना होगा आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक बार मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन का टेल्स अ प्रोग्राम व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज कंटेन इन अ फाइल एंड हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। डॉक्यूमेंट, यूटिलिटी, इमेजेस, फाइल फॉर्मेट, क्या है। चलिए इनमें से कौन सा ऐसा है, बिल्कुल बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन है। 16 बिट किसी में नहीं होगा, 16 बिट किसी में नहीं होगा, थोड़ा सा समझिए, 16 बिट किसी में नहीं होगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। ये रहा आपके सामने, यानी कि टेल्स अ प्रोग्राम व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज कंटेन इन अ फाइल, यानी कि फाइल में किस टाइप का डेटा है ये कौन बताएगा, वो हमारा फाइल फॉर्मेट बताता है। यानी कि अगर डॉट पीडीएफ है, फॉर्मेट अगर डॉट पीडीएफ है तो बता देगा भाई पीडीएफ फाइल है, ठीक है, यानी पीडीएफ का। अगर डॉट जेपीजी है, ठीक है, तो ये बता देगा भाई इमेज फाइल है, यानी कि किस टाइप का फाइल है ये उसका फाइल फॉर्मेट बताता है। यानी नोटपैड है तो भाई क्या है आपका, अगर इमेज फाइल है तो क्या है, जैसे ये सब है। दो चीज इसमें समझ लीजिएगा। पहला
कि अगर आपसे पूछा जाए कि फाइल टाइप कौन बताता है, फाइल टाइप कौन बताता है, तो वो फाइल एक्सटेंशन बताता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, फाइल टाइप कौन बताता है, तो फाइल एक्सटेंशन। जैसे कि .jpeg ये फाइल एक्सटेंशन है, .pdf ये फाइल एक्सटेंशन है। तो फाइल का अगर टाइप हमें जानना है तो वो हमें कौन बताता है, तो फाइल एक्सटेंशन बताता है, ठीक है। और वो बेसिकली क्या है, एक तरह से फाइल फॉर्मेट है। ये पीडीएफ एक फॉर्मेट है, जेपीजी एक फॉर्मेट है, इमेज एक फॉर्मेट है, टेक्स्ट और ऑडियो एक फॉर्मेट होता है। तो ये एक तरह से क्या है, तो आपका फॉर्मेट। तो सिंपल से बोले, इनमें से कौन है जो बताता है कि उसमें क्या है, तो उसका फॉर्मेट है वो बताता है कि उसमें किस टाइप का डेटा है, ठीक है। यानी कि अगर ऑडियो है तो वो ऑडियो फॉर्मेट में होगा, अगर वीडियो है तो वीडियो फॉर्मेट में होगा, ये सारी चीजें वहां पे होगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, फाइल फॉर्मेट इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। चलिए, अगर किसी तरह का क्वेरीज होगा तो जरूर हमसे पूछना बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है और देखते हैं, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। which of the following is belong to the category of fourth generation language? इनमें से कौन सा है जो चौथे पीढ़ी की कैटेगरी में आएगा? नहीं, फाइल एक्सटेंशन रिप्लेस नहीं होता है। चलिए, इनमें से कौन सा है जो चौथी पीढ़ी से रिलेटेड है, ठीक है। आप हाई लेवल लैंग्वेज को भी कह सकते हैं, चौथी पीढ़ी से क्वेरी लैंग्वेज भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जो फिट बैठता है ये हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मेरा चौथी पीढ़ी में क्या क्रिएटिव है। वैसे क्वेरी भी हमारा हो सकता था, क्योंकि क्वेरी इज द इसी के अंदर आ जाता है, लेकिन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कॉमन नाउन है। बिल्कुल हाई लेवल लैंग्वेज जो कह रहे हैं वो सही है, क्यों? क्योंकि ये कॉमन नाउन है, इसी के अंदर हमारा सी भी आ जाएगा, C++ भी आ जाएगा, और एसक्यूएल यानी कि क्वेरी लैंग्वेज वगैरह भी आ जाएगा। इसीलिए ये मेरा आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा, तो कुछ चीजें और बता देते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मशीन लैंग्वेज है, ये मेरा फर्स्ट जनरेशन में है। असेंबली लैंग्वेज है, ये मेरा सेकंड जनरेशन में, ठीक है, याद रखिएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड जनरेशन में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। Which of the following is not a real security and privacy risk? इनमें से, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है, चलिए हाँ बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से कौन सा है which of the following not a real security and privacy risk? निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? तो आंसर विल बी किसी का आंसर आया, किसी का नहीं है। आंसर क्या होगा, एक बार आपका आंसर मैं ले लूं, उसके बाद सही करूंगा बेटा। राइट आंसर आप एक सेकंड, कहां गया, चला गया। हाँ, आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा स्पैम। अरे यार, राइट आंसर क्या होगा हमारा, स्पैम इज द राइट आंसर। स्पैम होगा, यानी कि इनमें से कौन नहीं है। तो स्पैम जनरली क्या है, अनसॉलिक्टेड ईमेल जो आपके कंप्यूटर में आता है, यानी कि अवांछनीय ईमेल जो आपको कंप्यूटर में आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे याद रखिएगा, उसे हम लोग कहते हैं, एक सेकंड, जो अवांछनीय ईमेल आता है आपके कंप्यूटर में उसे हम लोग कहते हैं स्पैम, ठीक है। वो हमारा हो गया स्पैम। तो स्पैम रियल सिक्योरिटी नहीं होगा, इसके अलावा वायरस और ये होगा, इससे नुकसान पहुंचा, यानी कि हमारे प्राइवेसी को नुकसान कौन पहुंचा सकता है, तो हमारा वायरस और हैकर्स वगैरह पहुंचा सकता है। क्या नहीं पहुंचा सकता है, तो स्पैम है वो कहीं ना कहीं मेरे प्राइवेसी वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। वो एक तरह से अवांछनीय, एक अनसॉलिक्टेड ईमेल होता है। तो राइट आंसर विल बी स्पैम जो होगा वो रियल सिक्योरिटी प्राइवेसी रिस्क में नहीं आएगा। अगला देखते हैं, प्रिंटर इज अ, प्रिंटर क्या है, इनपुट डिवाइस। ये सबसे, अगर ये फिर वही सवाल आ गया, अगर इसका आंसर नहीं आ रहा है तो जाके दीवार में एक बार सर दो। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत बता रहे हैं तो जाके दीवार में एक बार फिर से आप सर दे दो, तब इसका आंसर दे पाओगे। चलो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है ये मुझे बताइए। प्रिंटर इज अ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। क्या होगा राइट आंसर? तो प्रिंटर हमारा क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रिंटर हमारा होता है, वो हमारा, किसी का आंसर आया,
चलो अब सही हो गया। अब आपको सर दीवार में देने की आवश्यकता नहीं, आंसर आपका आउटपुट डिवाइस ये राइट है। देखो अगर ये सबसे यानी ABCD है, ये जो क्वेश्चन है वो ABCD, अगर ABCD का भी जवाब नहीं दे पाएंगे तो एप्पल और बॉय कैसे पढ़ेंगे, तो ये ABCD है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अपलोडिंग फाइल्स टू डिस्टेंट कंप्यूटर इज नॉन एज, ठीक है, यानी कि अगर कोई इसी तरह का फाइल है जो सर्वर वाले कंप्यूटर में अपलोड हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो मेरा FTP होगा, सर्च इंजन होगा, URL होगा या टेलनेट होगा, क्या होगा। अपलोडिंग फाइल्स टू ए डिस्टेंट कंप्यूटर इज डन बाय FTP, सर्च इंजन, URL, टेलनेट, क्या होगा राइट आंसर। सिंपल सा पूछा ये जा रहा है कि अगर किसी भी कंप्यूटर या सर्वर में फाइल को अपलोड करना है या फाइल को डाउनलोड करना, अगर ये वाला काम करना चाहते हैं तो क्या इस्तेमाल होगा, तो याद रखिएगा उसे हम लोग कहते हैं FTP। क्या कहेंगे, FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP एक प्रोटोकॉल है जो भी इंटरनेट पे फाइल अपलोड होता है या डाउनलोड होता है या ट्रांसफर भी हम लोग कहेंगे तो सही होगा, उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, तो FTP। इसी प्रकार और भी बहुत सारा प्रोटोकॉल है, जैसे कि आपने सुना होगा HTTP के बारे में, HTTP। तो HTTP क्या है, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो किसी इंटरनेट से फाइल एक्सेस जब करते हैं तो वहां HTTP काम करता है। इसी प्रकार हमारा और भी प्रोटोकॉल क्या है, याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। ये मेरा HTTP हो गया। और इसी प्रकार और अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या हो गया, जैसे कि SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो मेल भेजने में काम आता है। और POP3 है जो मेल रिसीव कर रहे हैं। ऐसे तमाम सारे प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल होता क्या है कि नेटवर्क में, इंटरनेट में वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी काम को करने के लिए, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे HTTP, FTP, ये सब हमारा प्रोटोकॉल्स की कैटेगरी में आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, FTP वो प्रोटोकॉल है जो फाइल अपलोड और डाउनलोड में काम करता है। फाइल अपलोड एंड डाउनलोड में काम करता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। चलिए, फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा फ्रॉम टू अदर कंप्यूटर, यानी टेलीफोन लाइन के माध्यम से दुनिया भर के अन्य कंप्यूटरों का हमें भेजने और प्राप्त करने की तरीका को के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा फ्रॉम टू अदर कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में अगर हमें कोई फाइल ट्रांसफर करना है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फैक्स कहेंगे, मॉडेम कहेंगे, हब कहेंगे, स्विच कहेंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्या होता है, फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा फ्रॉम द एंड टू द अदर कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड थ्रू टेलीफोन लाइन वी नीड, हमें क्या चाहिए। बिल्कुल, वाह गजेंद्र जी, बहुत अच्छा जवाब, सारे बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। राइट आंसर होगा मॉडेम। मॉडेम है, मॉडेम ही है जो हम इंटरनेट से जोड़ सकता है। इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम लोग मॉडेम का ही इस्तेमाल करते हैं और डेटा को हम लोग सेंड और रिसीव कर सकते हैं टू अदर कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया, कहने का मतलब है इंटरनेट। इंटरनेट शब्द जैसे आ गया, आप समझ लीजिए पूरी दुनिया के बारे में बात हो रही है। और पूरी दुनिया के बारे में जब बात हो रही है तो वहां कोई भी अगर डिवाइस इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे जो हमें इंटरनेट से जोड़ेगा, तो ना तो फैक्स जोड़ेगा, क्योंकि अब देखो आपके दिमाग में आएगा सर फैक्स क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि फैक्स जो है वो एक सिर्फ टेलीफोनिक सर्विस प्रोवाइड करता है। वो डेटा, यानी हमें फाइल मतलब फोटो अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, या वीडियो भेजना है या ऑडियो भेजना है, इसके लिए FTP काम नहीं कर रहा है, सॉरी फैक्स काम नहीं करता। फैक्स सिर्फ काम करता है टेलीफोनिक सर्विस के लिए, यानी कि किसी डॉक्यूमेंटेशन को अगर भेजना है तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं फैक्स का। लेकिन यहां पे लिखा है टू अदर कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड, यानी उसे दूसरे दुनिया में किसी और कंप्यूटर में भेजना है तो फैक्स से नहीं भेज सकते। फैक्स से हम लोग किसी फैक्स मशीन में ही भेज सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं क्या, कोई हमको फैक्स कर दे और मेरे लैपटॉप में आ जाए, ऐसा फैक्स कर दे हमको ईमेल आ जाए, तो ईमेल करने वगैरह से फैक्स कंप्यूटर में नहीं आता। उससे होता है क्या, फैक्स टू फैक्स ही ट्रांसफर होता है, ठीक है, फैक्स टू फैक्स ही ट्रांसफर होता है। इसीलिए फैक्स यहां नहीं होगा। यहां चूंकि अराउंड द वर्ल्ड शब्द का उपयोग किया, इसलिए आंसर हमारा मॉडेम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेरी। अब आता है अगले सवाल में, क्या है बच्चों ये देखते हैं। A device which can recognize a pre-specified mark made with a pencil, एक उपकरण जो एक पेंसिल से बने पूर्व निर्दिष्ट चिन्ह को पहचान सकता है। आप परीक्षार्थी हो, आप एग्जाम देते हो, तो ये वाला डिवाइस का उपयोग आपके साथ हो चुका है।
तो आप मुझे इसके बारे में बताइएगा कि कौन सा ऐसा डिवाइस है। चलिए, अ डिवाइस कैन रिकॉग्नाइज अ प्री स्पेसिफाइड मार्क मेड विथ अ पेंसिल, वो कौन सा होगा? तो बेसिकली वो हमारा होगा, याद रखिएगा, वो मेरा हो जाएगा OMR। अरे कहाँ गया? वो मेरा क्या होगा? तो वो मेरा होगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OPTICL, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, चलिए, बिल्कुल। चलिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ सूचना जो मैं आपको दे दूं, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, अगर आपके जहन में है कि सर मुझे एमटीएस का एग्जाम देना है और मुझे सीएचएसएल का एग्जाम देना है और तमाम एग्जाम देना है, तो आप हमारे एसएससी महापैक से जुड़िए। एसएससी महापैक में है क्या? आपको यहाँ पे हर एग्जाम के लिए, यानी एसएससी का जितना भी एग्जाम होता है सब यहाँ पे हम कवर करते हैं। यानी महापैक अगर आपके पास है तो आप सीएचएसएल का भी पूरी क्लास ले सकते हैं, आप सीजीएल का भी क्लास ले सकते हैं और आप एमटीएस का भी पूरा क्लास ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको हर एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हर एग्जाम के लिए, जैसे किसी एक एग्जाम के लिए हम लोग 2-3 भी कोर्स लाते हैं। जैसे कि मालूम है कि अभी हमारा ये बैच चल रहा है, यानी सीजीएल टियर 2 का भी हम लोग प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं। तो अगर आपके पास है तो ये भी बैच आपको मिल जाएगा। अभी हमारा एमटीएस का नया बैच आया है, वो भी बैच आपको मिल जाएगा। अभी हमारा सीएचएसएल का बैच चल रहा है, वो भी आपको मिल जाएगा। मेरा इस कोर्स में अभी 2 कोर्स चल रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं सुबह 10 से 11 और दोपहर 12 से 1, ये 2 बैचेज है जो मैं यहाँ पे पेड प्लेटफॉर्म पे ले रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा, पूरा टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप एसएससी महापैक में कोर्स में एनरोल कर लीजिए। आपको हर चीज़ की यहाँ पे पूरी जितने भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी जितने भी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, वो यहाँ पे हम प्रोवाइड आपको करते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे आपका एक छोटा सा सहयोग है आपके तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए। एक मेरे साइड से ये है कि आप जब भी कोर्स को एनरोल करें तो Y706 का इस्तेमाल करें। इससे फायदा ये होगा, आपको सारी क्लासेस, यानी कि वहां पे आपको मेंस की भी क्लासेस और प्री की भी क्लासेस, ये सब मिल जाएगी जब Y706 जैसे कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेरा एक आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आप एसएससी के प्रति सच में सिंसियर हैं, अगर सच में चाह रहे हैं कि नहीं 2023 में एसएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करना है, तो यहाँ पे जुड़िए और हमारी ये बेहतरीन टीम के साथ मिलकर आप प्रिपरेशन कीजिए। जितने भी हमारे एसएससी मेंबर में फैकल्टी हैं, हर फैकल्टी की क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेगी, साथ में मेरी भी क्लासेस मिलेगी। यानी कि आपको मालूम है कि एसएससी में अब कंप्यूटर भी आता है, लेकिन अडा 24/7 ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्यूटर की डेडिकेटेड क्लासेस दी जा रही है। तो ये कंप्लीट पैकेज अगर है तो आपको यहाँ पे मिलता है। ये कॉल आपका है कि आप कितना जल्दी जुड़ते हैं, क्योंकि नियुक्तियां हैं वो आपके सामने है। एमटीएस की वैकेंसी आ गई है, सीएचएसएल का भी एग्जाम होने वाला है और ऐसे वो तमाम वैकेंसी है जो आपके सामने दरवाजे पे खड़ी है। आप कितना सिंसियर हैं, आप इसके कितना का सजग है, ये आपका कॉल होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसके बारे में। मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी यहाँ पे जुड़ेंगे और इसी का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। अब आगे बढ़ते हैं। कोई और सवाल है किसी बच्चों का तो मुझे जरूर बताएं। चलिए, तो बच्चों ये था आज का क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ चर्चा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पे प्रश्नों से संतुष्ट रहे होंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो मैंने आपके साथ जिक्र किया और आप आगे चल के भी हमारे साथ जुड़ के तैयारी आगे को बढ़ाएंगे। चलिए, तो इतने इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और एक छोटा सा मैं एक लाइन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि अगर एसएससी महापैक से आप जुड़ते हैं तो फायदा ये होता है कि जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक हम आपका हाथ पकड़े रहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ, सीजीएल का इससे पहले भी हमने बैच लाया, एक बैच हमारा खत्म हुआ, चूंकि एग्जाम का डेट अभी नहीं सामने आया तो फिर हम एक मॉक लेते हैं। यानी कि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपका हाथ पकड़े रहेंगे और तब तक आपकी अगर प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आपकी सफलता की चांसेस है वो ज्यादा बन जाती है, क्योंकि एग्जाम तक अगर हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो यही है एक महापैक की खासियत जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो प्रयास है वो आपको पसंद आया होगा और हमारे प्रयास को आप और सार्थक बनाएंगे, अपनी स्टडी को एक नया दिशा देके। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए चीजों के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।